संग्राम के इतिहास में अमर शहीद भगत सिंह का नाम महज एक क्रांतिकारी का नहीं, बल्कि अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान, समाजवादी सोच और अटूट देशभक्ति का पर्याय है। भगत सिंह ने अपने संक्षिप्त जीवन काल में ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी और भारतीय युवाओं को आज़ादी के आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उनका जीवन और विचार आज भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले वर्तमान पाकिस्तान में के बनगा गांव में एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उनके ताऊ अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह देश के जाने माने क्रांतिकारी थे और उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जेलों में प्रताड़ित किया गया था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन उनके पिता और ताऊ को जेल से रिहा किया गया था, जिसके चलते उनकी दादी ने उनका नाम भागावाला यानी भाग्यशाली रखा, जो बाद में भगत सिंह बन गया। उनके घर का माहौल हमेशा से राजनीतिक चर्चाओं और देशप्रेम की कहानियों से ओतप्रोत रहता था। बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और देश के प्रति प्रेम के बीज बो दिए गए थे। 2. शिक्षा और शुरुआती झुकाव। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक गांव बनगा में ही हुई। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें लाहौर के D.A. वीकडव हाई स्कूल में दाखिला दिलाया, जो उस समय राष्ट्रवादी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जब 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाईं, तो इस नरसंहार ने 12 साल के बालक भगत सिंह के कोमल मन को झकझोर कर रख दिया। वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक कांच की शीशी में भरकर अपने घर ले आए। इस मिट्टी को उन्होंने अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाया और जीवन भर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने की कसम खाए। असहयोग आंदोलन और मोहभंग। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, परंतु जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया, तो युवा भगत सिंह का अहिंसा के मार्ग से मोहभंग होने लगा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विदेशी शासन को केवल शांतिपूर्ण तरीकों से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। 3. नेशनल कॉलेज और क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत। अपनी उच्च शिक्षा के लिए भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। ये कॉलेज लाला लाजपत राय और अन्य राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित किया गया था, जहां क्रांतिकारी विचारों के छात्र और शिक्षक आपस में मिलते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया और देशप्रेम के नाटकों के माध्यम से युवाओं को जागरूक किया। शादी से बचने के लिए जब उनके परिवार ने उन पर विवाह का दबाव डाला, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और लाहौर से कानपुर चले गए। कानपुर में वे क्रांतिकारी नेता गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए और उनके पत्र प्रताप के लिए काम करने लगे। कुछ समय बाद अपनी दादी की गंभीर बीमारी की खबर पाकर वे वापस घर लौट आए और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने लगे। बाद में वे लाहौर आ गए और नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं को संगठित कर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा करना था। 4. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (श्रा). भगत सिंह जल्द ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (रा) से जुड़ गए, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों ने की थी। बाद में भगत सिंह और उनके साथियों के प्रयासों से इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (श्रा) कर दिया गया। इस बदलाव के पीछे भगत सिंह की समाजवादी विचारधारा थी। उनका मानना था कि केवल अंग्रेजों को भगाना काफ़ी नहीं है, बल्कि देश से पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण का अंत करके एक समतावादी समाज की स्थापना करना जरूरी है। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने पार्टी के वैचारिक और सैन्य ढांचे को मजबूत किया। 5. साइमन कमीशन का विरोध और लाला लाजपत राय की शहादत। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण पूरे देश में इसका तीव्र विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।
क्रूर पुलिस ने बुजुर्ग लाला लाजपत राय की छाती पर लाठियों से वार किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। देश के इस महान नेता की मौत का बदला लेने के लिए श्रा के क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और राजगुरु ने स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 6. सॉन्डर्स की हत्या। लाहौर कांड। 17 दिसंबर 1928 को अपनी पहचान की भूल के कारण क्रांतिकारियों ने स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स को लाहौर में गोली मार दी। इस दुस्साहसिक कार्रवाई को अंजाम देने के बाद भगत सिंह और उनके साथी शहर से निकलने में सफल रहे। पुलिस की कड़ी गश्त से बचने के लिए भगत सिंह ने अपनी पहचान बदल ली। उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा ली और बाल कटवाकर एक आधुनिक पश्चिमी शैली के युवक का रूप धारण कर लिया ताकि पुलिस उन्हें पहचान न सके। इस भेष में वे दुर्गा भाभी, भगवती चरण बोहरा की पत्नी और सुखदेव के साथ लाहौर से कलकत्ता, अब कोलकाता के लिए ट्रेन से निकल भागे। 7. केंद्रीय विधानसभा बम कांड। 1929। ब्रिटिश सरकार देश में क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानून पारित करने की कोशिश कर रही थी, जिनका उद्देश्य भारतीय मजदूरों और स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को दबाना था। श्रा ने निर्णय लिया कि सरकार को बहरा करना जरूरी है ताकि उसे नींद से जगाया जा सके। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय बम फेंके जब असेंबली में बिल पर चर्चा चल रही थी। ये बम किसी को जान से मारने के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनका उद्देश्य केवल तेज धमाका करना और पर्चे हवा में बिखेरना था जिन पर लिखा था, बहरों को सुनने के लिए धमाकों की आवाज़ की जरूरत होती है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां से भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवादी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। 8. ऐतिहासिक लाहौर षड्यंत्र केस और जेल का जीवन। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। जेल के अंदर भी भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी तेवर बनाए रखे। ऐतिहासिक भूख हड़ताल। जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों और अंग्रेजी कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय भेदभाव जैसे खराब खाना, गंदा पानी, किताबें न मिलना और कपड़े न देना के खिलाफ भगत सिंह और उनके साथियों ने 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की। उनकी इस भूख हड़ताल ने पूरे देश में तहलका मचा दिया और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। अदालत को वैचारिक मंच बनाना। भगत सिंह ने अदालत का उपयोग अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि अपनी विचारधारा, समाजवाद और स्वतंत्रता के संदेश को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए किया। उनके द्वारा दिए गए बयान आज भी क्रांतिकारी साहित्य का अहम हिस्सा हैं। 9. मैं नास्तिक क्यों हूँ? वाई आई एम एन एथीस्ट। जेल में अपने अंतिम दिनों के दौरान भगत सिंह ने गहन अध्ययन किया। उन्होंने मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय और कई अन्य दार्शनिकों की किताबें पढ़ीं। जब उनके धार्मिक साथियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे अपनी प्रसिद्धि के अहंकार में नास्तिक हो गए हैं, तब भगत सिंह ने जेल में ही मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथीस्ट नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने तार्किक रूप से स्पष्ट किया कि वे ईश्वर में विश्वास क्यों नहीं करते। उन्होंने बताया कि किस प्रकार धर्म और अंधविश्वास का उपयोग शोषक वर्ग द्वारा गरीबों को दबाने के लिए किया जाता है। ये लेख उनकी गहरी बौद्धिक क्षमता और वैचारिक परिपक्वता को दर्शाता है। 10. शहादत। 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र केस में अदालत ने 7 मार्च 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा, फांसी सुनाई। पूरे देश में इन तीनों युवा क्रांतिकारियों की सजा माफ कराने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन और अपीलें हुईं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी वायसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ समझौते में इन फांसी की सजाओं को उम्र कैद में बदलने का मुद्दा उठाया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। मूल रूप से फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 सुबह तय की गई थी, लेकिन देश में बढ़ते आक्रोश और जनाक्रोश के डर से ब्रिटिश सरकार ने तय समय से ठीक 11 घंटे पहले, यानी 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे लाहौर जेल में तीनों वीरों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। फांसी के वक्त भी भगत सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और मुस्कुराते हुए फंदे पर झूल गए। अंग्रेजों ने उनकी अंतिम मर्यादा का उल्लंघन करते हुए चुपचाप उनके शवों को सतलुज नदी के किनारे टुकड़ों में काटकर जला दिया और राख को नदी में प्रवाहित कर दिया।
जब देशवासियों को इस क्रूरता का पता चला तो पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ उबल पड़ा। 11. भगत सिंह की विचारधारा और विरासत। भगत सिंह केवल एक बम या पिस्तौल चलाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक उच्च कोटि के विचारक, लेखक और स्वप्नदृष्टा थे। क्रांति का वास्तविक अर्थ, उनके अनुसार, क्रांति का अर्थ केवल खून खराबा या बम विस्फोट नहीं था, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता, जातिवाद और पूंजीवादी शोषण को समाप्त करके एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करना था। साम्यवाद। वे रूस की क्रांति से बहुत प्रभावित थे और भारत में एक समाजवादी व्यवस्था चाहते थे जहां कामगारों और किसानों का राज हो। सांप्रदायिक सद्भाव। वे धर्म के नाम पर लड़ने वालों के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि अज्ञानता और कट्टरता देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। निष्कर्ष। शहीद भगत सिंह महज 23 साल की अल्पायु में देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि जब अन्याय कानून बन जाए तो विद्रोह करना कर्तव्य बन जाता है। भगत सिंह आज भी भारत के हर युवा के दिल में एक धड़कन की तरह बसते हैं। उनका यह नारा, इनकलाब जिंदाबाद, हमेशा अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा।